नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से BLED सेकेंड ईयर के जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का स्टैट्स का पार्ट होगा, उसका पेपर किस तरीके से आएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें दो पार्ट हैं, एक स्टैट्स का और दूसरा साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का। तो इसमें देखिए, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा और इसमें स्टैट्स जो है वो 40 मार्क्स का और साइकोलॉजी प्रैक्टिकल जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट और 3 टेस्ट हैं ये 60 मार्क्स का है। तो जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है ये 60 मार्क्स में, इसमें आपको 3 एक्सपेरिमेंट और 3 टेस्ट में से कोई एक टास्क मिलेगा और उसको आपको करना होगा। इसके लिए आपको अपने साथ सब्जेक्ट लेके जाना होगा और उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वो टेस्ट या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा जो आपको एक टास्क के रूप में मिलेगा। आपको एक बाउल में पर्चियाँ दे दी जाएंगी और उसमें से जो पर्ची आप निकालेंगे वो आप में एक्सपेरिमेंट भी आ सकता है और टेस्ट भी आ सकता है। जो मिल जाएगा उसको आपको फिर अपने सब्जेक्ट के ऊपर करना होगा और करने के बाद उस पर वाइवा होगा और जिस तरह से आप वाइवा देंगे उसके आधार पर आपको 60 मार्क्स में से मार्क्स मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने आपको सिलेबस में भी बताया कि एक्सपेरिमेंट और टेस्ट कौन कौन से हैं। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिकल वाले दिन आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं लिखना होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही लिखना होगा और जो आपको टास्क में मिला होगा सिर्फ उसी पे आपको काम करना होगा और वाइवा भी उसी पर होगा। अब आते हैं हम स्टैट्स में। तो स्टैट्स 40 मार्क्स का है। ये 1 घंटे का पेपर होगा इसका और जो सवाल दिए होंगे उस सवाल को आपको 1 घंटे में करना होगा और जैसा आप करेंगे उसमें उस तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा। स्टैट्स में आपको मालूम है कि पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं, तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। इसका पेपर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेपर, एक मॉडल पेपर दिखाने का प्रयास है किस तरीके का पेपर आता है। तो बहुत ज़्यादा स्टैट्स में सिलेबस भी नहीं है, इसमें सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, वेरिएबिलिटी और NPC कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये 4 टॉपिक हैं और इसी में से आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपको सवाल करने होंगे। तो ये देखिए किस तरीके का एक हमने पेपर बनाया है। ये पेपर देख लीजिए 1 घंटे का होगा और 40 मार्क्स का होगा। अब पेपर हमने एक बनाया है किस तरीके से सवाल आएंगे, तो सवाल का एक आइडिया देने के लिए है। हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 ही सवाल पूछे जाएं और 40 मार्क्स का हो दोनों, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि 3 सवाल पूछे जाएं, तो आपको हो सकता है कि 3 सवाल पूछा जाए और कहा जाए कि सिर्फ आपको 2 सवाल करने हैं। 4 पूछा जाए, हो सकता है कि कहा जाए कि कोई 2 सवाल अटेम्प्ट कर लीजिए, या हो सकता है ऐसा कि एक सवाल में और करके पूछा जाए, कोई आपको एक करना होगा। सवाल किस तरीके के होंगे वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखिए लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर शैल बी ट्रीटेड एज एन अनफेयर मीन्स एंड योर एग्जामिनेशन शैल बी कैंसल्ड। अर्थात आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन रूम में कोई भी फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके नहीं जाना है, कैलकुलेटर इस तरीके की चीज़ें, नहीं तो आपको फिर यूएफएम के या अनफेयर मीन से आपको अनफेयर मीन लगाकर फिर आपको एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान में रखना है कि मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, और अगर कैलकुलेटर सिंपल वाला अलाउ भी किया जाता है तो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में बताया जाएगा, उसके बाद ही आप लेके जाइए। फिर इसमें देखिए नोट दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर इसमें दिया है, आप पेपर अपना पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 ही सवाल दिए जाए और कहा जाए कि दोनों करिए, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है कि तो ये तीनों में से जो आपके जिसकी तैयारी आपकी अच्छी हो वो दोनों सवाल आप कर लीजिए। देखिए इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या थ्योरेटिकल
और न्यूमेरिकल दोनों तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो आपकी तैयारी भी इसी तरीके की होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों की तैयारी करें, जिससे कि कोई भी सवाल आपका छूटे नहीं। स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो न्यूमेरिकल की नहीं तैयारी करते, सिर्फ थ्योरेटिकल तैयारी कर लेते हैं, या सिर्फ न्यूमेरिकल की तैयारी कर लेते हैं, थ्योरेटिकल की नहीं तैयारी करते हैं, तो उनका नुकसान हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों की तैयारी ठीक ढंग से हो। देखिए पहला सवाल क्या है, डिफाइन मीन एंड मीडियन एंड मेंशन इट्स यूजेस। मध्यमान एवं मध्यांक को परिभाषित कीजिए तथा उसके उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो मीन से आप क्या समझते हैं, मीडियन से या मध्यमान और मध्यांक से आप क्या समझते हैं, और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। ये 8 नंबर का है। दूसरा, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए। ये एक आंकड़ा दिया गया है, इससे आपको मध्यमान की गणना करनी है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ये नहीं दिया है कि शॉर्ट मेथड से करना है या डायरेक्ट मेथड से करना है, तो आपको पूरी फ्रीडम है। जो आपको अच्छे से आता है, जिस मेथड को आप अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, उस मेथड से आप यहाँ पर मीन निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ ये दे देता है कि कैलकुलेट मीन बाय शॉर्ट मेथड, तो आपको शॉर्ट मीन मेथड का ही, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करके आपको मीन निकालना होगा। या डायरेक्ट मेथड दे दे तो सिर्फ डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करके आप मीन निकालेंगे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको सही लगे या जो आपको अच्छे से आ रहा हो उस पर आप निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध गुणांक क्या है, सहसंबंध के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है और इसके टाइप्स क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या हैं, पॉजिटिव निगेटिव जीरो कोरिलेशन क्या है, ये आपको पूरा इसमें बताना है। ये भी 8 नंबर का है। ठीक है। दूसरा है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। निम्नलिखित आंकड़ों से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए तथा परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर आपको ना स्पीयरमैन का नाम दिया गया है, यहाँ पर ना रैंक डिफरेंस मेथड का नाम दिया गया है। चूँकि बीएलएड में सिर्फ रैंक डिफरेंस मेथड ही सिलेबस में है, यहाँ पर कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड नहीं है। तो आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है कि आप कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड निकालेंगे या रैंक डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। तो आपको रैंक डिफरेंस मेथड से ही निकालना है। और कभी कभी रैंक डिफरेंस मेथड की सहायता से, या ये पूछ लेते हैं कि स्पीयरमैन मेथड की सहायता से कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान निकालिए, तो वो भी आपके लिए सेम इसी तरीके से है। इसी तरीके से आपको निकालना होगा, क्योंकि सिलेबस में आपके स्पीयरमैन मेथड या रैंक डिफरेंस मेथड ही है, और ये 20 मार्क्स का है। ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है, रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये स्पीयरमैन मेथड का फार्मूला है। तो इससे आप निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी। सामान्य संभाव्य वक्र की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की विशेषताएं बतानी है, और आप इसमें अच्छे से एनपीसी का फिगर बना के और फिर उसका अच्छे से फिगर बना के फिर उसका पूरा एक एक विशेषताएं जो भी आपको बताई गई हैं आप सारी लिख दीजिए। और फिर उसके बाद से दूसरा सवाल है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द शॉर्ट एज्यूम्ड मीन मेथड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कल्पित माध्य से मानक विचलन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन निकालना है। तो ये फिर यहाँ पर आपको सिर्फ वही फार्मूला
लगाना होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। और शॉर्ट मेथड का फार्मूला क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू आई समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको लगाकर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि, और इसमें दिया है 2 सवाल हल करने हैं। तो एक सवाल का पार्ट ए और पार्ट बी है। तो अगर आपने पहला किया ए किया तो फिर आपको उसका बी भी करना होगा, तब जाके वो एक सवाल होगा। ये नहीं कि A1 का ए कर लिया और दूसरे का बी कर लिया और सोचे कि आपका 2 सवाल हो गए। तो नहीं, आपको एक का दोनों पार्ट करना होगा, तब जाके वो एक सवाल होगा। तो इस तरीके से जैसे भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे उस तरीके से आपको सवाल करने होंगे। तो एक तरीके से मैंने इसमें सारे क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं। और आपका जैसा भी पेपर आएगा, आपका पेपर इसी तरीके से लगभग मिलता जुलता होगा। तो आपको इसी तरह से आपको तैयारी करनी होगी। 1 घंटे का स्टेट्स का पेपर होता है, 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स का ही होगा। अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको स्टेट्स का पेपर किस तरीके से देना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।